अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम जिस बाब को ख़त्म करके आए हैं, बाब नंबर 10, उसकी मश्क को हल करेंगे। इसकी मश्क काफ़ी लंबी है, इसलिए मैं इसको मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर तकसीम करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि हमने इसको किस तरीके से हल करना है। तो चलें, चलते हैं मश्क की तरफ और आपको बताते हैं कि इसके सवालात के जवाबात आपने किस तरह देने हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, हम आते हैं मश्क के दूसरे हिस्से पर। इससे कबल हम कसीरुल इंतखाबी सवालात को बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरे हिस्से में आ रहे हैं जिसमें मुख्तसर सवालात जो हैं उनको हम हल करेंगे। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। वो कह रहे हैं जी, आम घरेलू इस्तेमाल की 3 अशिया का नाम लिखें जिनकी, यानी 3 चीज़ें हमने लिखनी है। नंबर 1, पहले नंबर पे 3 चीज़ें बतानी हैं जिनकी पीएच 7 से कम है। ऐसी 3 चीज़ें बतानी हैं जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा है, और ऐसी 3 चीज़ें बतानी हैं जिनकी पीएच 7 के बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें ये फैसला करना चाहिए कि 7 से कम वाली चीज़ें कौन सी होती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि 7 से कम वाली चीज़ें एसिड होती हैं, और 7 से पीएच 7 से ज़्यादा वाली चीज़ें बेसिक होती हैं, और 7 पीएच वाली जो होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं। तो चलें सोचते हैं कि हमारे आम घरेलू इस्तेमाल में एसिड वाली चीज़ें कौन सी हैं। तो एसिड वाली चीज़ों के अंदर मैं सबसे पहले नंबर पे लिखूंगा लीमू का जूस। बच्चों, लीमू के जूस के अंदर चूंकि सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए उसकी पीएच जो होती है वो खासी कम होती है, और पीएच उसकी 2 से 3 के दरमियान में होती है। इसके अलावा सिरका, चूंकि सिरके के अंदर एसिटिक एसिड मौजूद होता है, इसलिए उसकी पीएच जो होती है वो भी 1 के करीब होती है या 2 के करीब होती है। और इसके अलावा टमाटर, चूंकि टमाटर के अंदर भी एसिड मौजूद होता है, इसलिए टमाटर की पीएच भी 7 से कम होती है। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने आपके सामने लिखी हैं। इसके अलावा हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर चूंकि कार्बोनिक एसिड होता है, इसलिए उनकी पीएच कम होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जितने भी हम फलों के जो जूस होते हैं, उन फलों के जूस के अंदर चूंकि ज़्यादातर एसिड पाया जाता है बच्चों, इसलिए उन सब की पीएच भी 7 से कम होती है। मिसाल के तौर पे माल्टे का जूस, उसकी पीएच खासी कम होती है। जैसे हमारे पास जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर का जूस, उसकी पीएच भी कम होती है। तो ये वो सारी आम घरेलू इस्तेमाल की अशिया हैं जिनकी पीएच 7 से कम होती है। अब पीएच 7 से ज़्यादा देखते हैं। तो सबसे पहले हम जिसमें आपकी आम घरेलू ज़िंदगी जो है, उसमें सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे लिखूंगा साबुन और डिटर्जेंट्स, या हम यहाँ पे शैम्पू का लफ्ज़ भी लिख सकते हैं। तो शैम्पू जो होते हैं उनकी पीएच भी खासी ज़्यादा होती है 7 से, और साबुन के अंदर तो चूँकि बेस होती है और ख़ास तौर पे कास्टिक सोडा होता है, तो इसलिए, और दूसरी चीज़ कास्टिक सोडा है, ये साबुन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और हमारे घरों के अंदर भी ये इस्तेमाल होता हुआ हमें नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा जो हमारे घरों के अंदर हम गटर और गटर और इस तरह की अशिया खोलने के लिए कुछ लिक्विड्स, माया हालतों की कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनकी पीएच भी जो है वो 7 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो साबुन और शैम्पू हमारे पास ये एक चीज़ हो जाती है, कास्टिक सोडा हमारे पास दूसरी चीज़ हो जाती है। और तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे ब्लीच का ज़िक्र कर सकते हैं। बच्चों, ब्लीच आम तौर पे ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो किसी चीज़ की सफ़ेदी को बढ़ा दे, उसको हम ब्लीच कहते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि हमारे कपड़ों के लिए ब्लीचिंग इस्तेमाल होता है, उसमें जो लफ्ज़ ब्लीच आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि ब्लीच हम ऐसी ही चीज़ को कहते हैं जो चीज़ों की सफ़ेदी को बढ़ा दे। इसके अलावा अंडों की पीएच भी 7 से ज़्यादा होती हैं, आमतौर पे अंडों की पीएच को 8 देखा गया है। इसके अलावा टूथपेस्ट,
तो बच्चों ये हैं वो आम चीज़ें जो हमारे घरों में पाई जाती हैं और हम इन देखते हैं कि इनकी पीएच जो है वो 7 से क्या है, कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम न्यूट्रल चीज़ों की बात करें जिनकी पीएच 7 होती है, तो इसमें हम करेंगे खालिस पानी। बिल्कुल खालिस पानी जो होता है उसकी पीएच न्यूट्रल होती है, 7 होती है। इसके अलावा खून, हमारे खून की पीएच जो है वो भी न्यूट्रल होती है। और इसके अलावा हमारे पास तीसरी चीज़ आती है सॉल्ट सोल्यूशन। तो सॉल्ट सोल्यूशन की पीएच जो है वो भी 7 होती है। सॉल्ट सोल्यूशन का मतलब है जब NaCl को पानी के अंदर डालते हैं तो इसकी पीएच जो है वो भी 7 होती है। तो ये हैं कुछ आम घरेलू अशिया की चीज़ें जिनकी पीएच जो है वो 7 से कम है, ज़्यादा है या 7 के बराबर है। जी, तो बच्चों अब आते हैं दूसरे सवाल पे, बेस की तारीफ करें और वजाहत करें। तो हमने बेस की तारीफ करनी है पहली बात, और वजाहत करेंगे किस चीज़ की? तमाम एल्कलीज बेसिस हैं लेकिन तमाम बेसिस एल्कलीज नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बेस की तारीफ करेंगे, लेकिन बच्चों याद रखें बेस की तारीफ उन नज़रियात की बुनियाद पर करनी है जिन नज़रियात को हम पढ़ कर आए हैं। तो चलें, हमने चूंकि 3 नज़रियात पढ़े हैं तो उनको जहन में रखते हैं। पहला नज़रिया हमने पढ़ा आर्हीनियस का। हमने पढ़ा कि आर्हीनियस के मुताबिक बेस क्या होता है? बेस ऐसी चीज को कहा जाता है जो कि OH नेगेटिव पैदा करे जब पानी में हल हो। एक हमने पढ़ा ब्रोंस्टेड का नजरिया। अच्छा, ब्रोंस्टेड के नजरिए में क्या पढ़ा हमने कि ऐसी ऐसी चीज जो प्रोटॉन हासिल करे उसको बेस कहा जाएगा। और फिर हमने पढ़ा लेविस का नजरिया, और लेविस के नजरिए में हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को खारिज कर दे वो बेस है। तो चलें, इन तीनों चीजों को मिला के हम बेस की एक तारीफ लिखते हैं। तो बेस ऐसी शय है जो, पहली बात, OH नेगेटिव खारिज करे, पहली बात। दूसरी बात, ब्रोंस्टेड के नजरिए पर आ जाए। ब्रोंस्टेड कहता है कि वो प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव को हासिल करे। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को खारिज करे या कर सकती है को बेस कहते हैं। तो ये 3 चीजें हैं, और ये 3 चीजें जो हमने बनाई हैं, ये 3 चीजें, जैसे ये पहली चीज है तो ये पहली चीज आर्हीनियस के मुताबिक है, ये दूसरी चीज जो है वो ब्रोंस्टेड के मुताबिक है, और जो तीसरी चीज हमने बनाई है वो लेविस के मुताबिक है। तो इन तीनों के मुताबिक हमने तीनों के नजरियात को मिला दिया। अच्छा, अब ये एक बड़ी अहम चीज है कि तमाम एल्कलीज बेसिस हैं लेकिन तमाम बेसिस एल्कलीज नहीं है। सबसे पहले तो ये समझें कि एल्कली क्या है। एक जो एल्कली है ना, ऐसी बेस है, यानी है ये बेस, ऐसी बेस है जो पानी में हल हो जाए। ऐसी बेस जो पानी में हल हो जाए उसको हम कहते हैं कि वो एल्कली है। यानी साबित हुआ कि एल्कली जो है वो एक बेस ही है। एल्कली एक बेस ही है। मैं आपको मिसाल देता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है? वो एक एल्कली है वो बेस, लेकिन चूंकि पानी में हल हो जाती है तो पानी में हल होने वाली हर बेस को हम कह देते हैं कि वो एल्कली है। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये है बेस लेकिन चूंकि पानी में हल हो जाती है तो इसको हम एल्कली कह देते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड
है ये बेस, लेकिन चूंकि पानी में हल हो जाता है इसलिए हम इसको एल्कली का नाम दे देते हैं। तो एल्कली एक ऐसी बेस है जो पानी में हल हो जाती है। लेकिन क्या सारी बेसिस पानी में हल होती हैं? ऐसी बात तो नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूं कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर ऑक्साइड अब ये है बेस, लेकिन ये पानी में हल नहीं होती, पानी में हल नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये बेस तो है, और बेस किसके नजरिए के मुताबिक है? ब्रोंस्टेड के नजरिए के मुताबिक ये बेस है। ये किसी भी वक्त प्रोटॉन यानी एच को हासिल कर सकता है। तो ब्रोंस्टेड के मुताबिक है ये बेस, लेकिन चूंकि पानी में हल नहीं होता इसलिए ये एल्कली नहीं है। तो गोया साबित हुआ कि ऐसी बेस जो पानी में हल हो जाएगी उसको हम नाम देंगे कि वो एल्कली है। ठीक है, तो इसका मतलब एल्कली जो है वो बेस ही है, लेकिन सारी बेसेस एल्कली नहीं होती। जैसे कि ये बेस है, लेकिन ये चूंकि पानी में हल नहीं होती है, तो अगर पानी में हल नहीं होती इसका मतलब ये एल्कली नहीं है। बच्चों इस बात को ना एक मिसाल से समझिए। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं कि मैं अपनी मिसाल आपको देता हूं कि मैं रहता हूं लाहौर में, और लाहौर जो है वो पंजाब का हिस्सा है। इसका मतलब है कि मैं पंजाबी भी हूं और साथ ही साथ पाकिस्तानी भी हूं। ठीक है, लेकिन जो बंदा सिंध में रहता है वो पाकिस्तानी तो है, अलबत्ता वो पंजाबी नहीं है। इसी चीज को आपने यहां पे लेकर आना है कि जो एल्कली है वो बेस के अंदर ही आता है, यानी बेस एक बड़ी चीज है, एल्कली जो है वो उसके अंदर एक उसकी किस्म है। जो बेस पानी में हल हो गई है वो एल्कली है, और जो नहीं हो रही है वो बेस लेकिन वो एल्कली नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सारी एल्कलीज बेसिस हैं, लेकिन सारी बेसिस एल्कलीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जैसी बेसिस जो हैं वो पानी के अंदर हल नहीं होती, जिसकी वजह से रहती ये बेस ही है लेकिन एल्कली नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दूसरे सवाल का जवाब अच्छे अंदाज से आपको समझ लग चुका होगा। आते हैं तीसरे सवाल की तरफ कि ब्रोंस्टेड लोरी बेस की तारीफ करें। हमने बताना है कि ब्रोंस्टेड लोरी बेस क्या है, और एक मिसाल के साथ वजाहत करें कि पानी ब्रोंस्टेड लोरी बेस है। तो इस सवाल के दो हिस्से हैं। तो सबसे पहले तो ब्रोंस्टेड लोरी बेस की तारीफ करते हैं। तो ब्रोंस्टेड बेस क्या होती है बच्चों? तो सबसे पहले तो इसकी तारीफ लिखते हैं। ब्रोंस्टेड बेस क्या है? ऐसी शय जो एच पॉजिटिव को हासिल कर सकती है, यानी प्रोटॉन को हासिल कर सकती है, बेस कहलाती है। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस हर वो चीज है जो एच पॉजिटिव को हासिल कर सकती है। तो आप देखते हैं कि क्या पानी ये काम कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। पानी की अगर हम बात करें H2O, और अगर इसके सामने HCl आ जाए तो बआसानी ये HCl का H हासिल कर लेता है, जिसकी वजह से ये H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर मुंतकिल हो जाता है। बच्चों अगर हम पानी का मॉलिक्यूल की साख्त देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ऑक्सीजन है। क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो इसके दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब उन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से एक यहां शेयर हुआ होता है, एक यहां शेयर हुआ होता है, जिसकी वजह से 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी बच जाते हैं। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ना 2 लॉन पेयर्स की सूरत में पड़े होते हैं। अब जब ये तकसीम होता है किस किस में? H पॉजिटिव के अंदर और Cl नेगेटिव के अंदर। तो चूंकि H पॉजिटिव का आप याद करें, मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया था कि H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, खाली शेल होता है इसका। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर बआसानी इसको मुंतकिल कर दिया जाता है, और जैसे ही ये प्रोटॉन हासिल करता है ये H2O की बजाय हो जाता है H3O पॉजिटिव। तो इस तरह पानी वाकई ही ब्रोंस्टेड बेस के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि वो किसी भी वक्त आने वाले पॉजिटिव यानी H पॉजिटिव को हासिल कर सकता है। जी तो बच्चों बातें चौथे सवाल की तरफ, जिसमें पूछा जा रहा है कि आप किस तरह वजाहत कर सकते हैं कि एसिड और बेस का ब्रोंस्टेड लोरी तस्वुर नॉन एक्वस सॉल्यूशंस पर काबिल इतलाक है। आप याद कीजिए, हमने जब अर्हीनियस का नजरिया पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वो नॉन एक्वस सॉल्यूशंस पे पूरा नहीं उतरता।
उसके लिए पानी का होना ज़रूरी है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड का नज़रिया एक्वस सोल्यूशन यानी ज़रूरी नहीं है कि एक्वस सोल्यूशन के ऊपर ही जो है वो इतलाक हो। सबसे पहले तो ये समझिए कि ब्रॉन्स्टेड का नज़रिया है किस बारे में। बच्चों, ब्रॉन्स्टेड का नज़रिया है एच पॉजिटिव की मुंतकिली के बारे में ना, ठीक है। एक जगह से एच पॉजिटिव निकलता है और दूसरी जगह चला जाता है, एसिड से निकलता है और बेस में चला जाता है। तो यही है, इसके लिए पानी का होना ज़रूरी नहीं है। जो था हमारे पास आर्हीनियस का नज़रिया, आर्हीनियस के नज़रिए के मुताबिक आयोनाइजेशन होना ज़रूरी है। उसमें वो पानी में ही डिज़ोल्व होकर आइंस बनाता है, लेकिन इसके लिए इस एच पॉजिटिव की मुंतकिली के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास है एसिटिक एसिड, ठीक है, और उसका रिएक्शन हम करवाते हैं अमोनिया के साथ। तो इसमें अमोनिया बेस के तौर पे काम करता है। यहाँ से ये एच पॉजिटिव निकलता है, अमोनिया के ऊपर लॉन पेयर है, अमोनिया उसको लॉन पेयर देता है और अमोनिया जो है वो बन जाता है NH4 पॉजिटिव, और ये जो एसिटिक एसिड है वो बन जाता है एसीटेट आइन। और याद रखिएगा, ये नॉन एक्वस सोल्यूशन के अंदर ही मैंने करवाया। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी किस्म का कोई पानी दें, ये दोनों इसी हालत में भी हों तो ये दोनों रिएक्शन कर जाती हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी के नज़रिए के मुताबिक एक्वस सोल्यूशन होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। नॉन एक्वस सोल्यूशन के अंदर भी एक चीज़ एसिड और बेस हो सकती है, क्योंकि उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एच पॉजिटिव की मुंतकिली के साथ है और उसके लिए पानी की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होती। पांचवें सवाल पर आते हैं, लेविस एसिड और बेस के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड बनता है। तो अभी इससे कबल हम जब कसीरुल इंतखाबी सवालात कर रहे थे वहाँ पर भी ये सवाल आया था, तो इसका बड़ा आसान सा जवाब है। लेकिन पहले देखते हैं कि लेविस एसिड और बेस आपस में रिएक्शन जब करते हैं तो वो असल में होता क्या है। होता ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की मुंतकिली होती है ना। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसकी मुंतकिली होती है, और कैसे होती है कि जो बेस है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, एसिड को। यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर खारिज करता है वो बेस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर हासिल करता है वो कौन होता है, एसिड। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। सबसे इसमें शानदार मिसाल किसकी हो सकती है कि जो हमने पढ़ा था, अमोनिया और BF3, ठीक है। अब इसमें अमोनिया के ऊपर लॉन पेयर है, अमोनिया से निकला बोरोन के ऊपर आ गया। तो जब बोरोन पे आ गया तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर की मुंतकिली की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो इससे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और वो लेविस एसिड और बेस के दरमियान होगा, जबकि इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो एडक्ट कहलाएगा। ये हम पढ़कर आ चुके हैं। आगे आते हैं छठे सवाल पे, एच पॉजिटिव आइन क्यों लुईस एसिड के तौर पर काम करता है। ये क्यों लुईस एसिड के तौर पे काम करता है, अभी ऊपर ही मैं बयान करके आया हूँ कि लुईस एसिड कौन है जिसने इलेक्ट्रॉन का पेयर हासिल करना है। अब अगर हम एच पॉजिटिव आइन की साख्त देखें ना तो फिर हमें समझ आती है। हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है ना, ये मैंने जी लिखा है, एटॉमिक नंबर को हम जी कहते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है, 1 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है। अगर हम इसकी साख्त यूं बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस पड़ा हुआ है सेंटर में, और ये इसका क्या पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अच्छा, अब क्या होता है, फर्ज कीजिए कि अब जैसे हम देख रहे हैं इसके ऊपर मस्बत चार्ज नजर आ रहा है। मस्बत चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाए। तो अगर इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से खारिज हो गया तो खारिज होने के बाद इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा बच्चों, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव यानी मस्बत चार्ज आ जाएगा। ये बन गया हाइड्रोजन आइन। अब मुझे बताएं, अब आप देखें कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका तो बिल्कुल खाली शेल पड़ा हुआ है। तो खाली शेल अगर है तो इसका मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
तो खाली शेल का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर हासिल कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हासिल करने वाला कौन होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर हासिल कर सकता है ना। तो अगर ये हासिल करेगा तो मुझे बताएं ये फिर कौन हुआ? ये हुआ लुईस एसिड। तो चूंकि इसका आउटर मोस्ट शेल खाली होता है, आखिरी शेल खाली होता है, उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन का पेयर एडजस्ट हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक लुईस एसिड के तौर पे काम कर रहा है। बच्चों 7वें सवाल पर आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि फर्टिलाइजर की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले 2 एसिड्स के नाम लिखें। तो इसमें घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने इस्तेमालात पढ़े हैं कि एक तो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो एक है सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा है नाइट्रिक एसिड। ये दोनों हैं जो कि फर्टिलाइजर्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा बच्चों फॉस्फोरिक एसिड भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके कोई बहुत ज़्यादा नहीं देखे गए। अलबत्ता वो इस्तेमाल ज़रूर होता है, लेकिन ये जो मैंने पहले 2 लिखे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर हम इनके फार्मूले भी देख लें तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3 और फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4। ठीक हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट्स वगैरह बनते हैं, जिसमें अमोनियम सल्फेट का जिक्र आता है, वो एक फर्टिलाइज़र है। नाइट्रिक एसिड से सोडियम नाइट्रेट बनता है, सोडियम नाइट्रेट एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। और फॉस्फोरिक एसिड से जो है वो हम आमतौर पे डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP के नाम से बड़ा मशहूर एक फर्टिलाइज़र है, वो हम इससे बनाते हैं। तो ये 3 एसिड आप लिख सकते हैं, लेकिन अलबत्ता चूंकि 2 पूछे गए हैं तो ये 2 भी काफ़ी होंगे। जी, तो बच्चों आते हैं 8वें सवाल की तरफ। वो कह रहे हैं पीएच की तारीफ करें और खालिस पानी की पीएच क्या है। तो 2 हिस्से हैं इस सवाल के। सबसे पहले अगर हम पीएच की तारीफ करें तो पीएच की तारीफ बड़ी आसान है। हमने पढ़ा था कि पीएच क्या है? एक सॉल्यूशन में मौजूद H पॉजिटिव आयन या आयन्स का मनफी लॉगरिथम है। ठीक है? तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो पीएच होती है उसमें मौजूद हाइड्रोजन आयन्स के कॉन्सेंट्रेशन यानी उसकी मिकदार का मनफी लॉगरिथम होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन आयन्स लिखा हुआ, आप हाइड्रोजन आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन का मनफी लॉगरिथम है, इस तरह लिखिएगा। और खालिस पानी की पीएच अभी हम पढ़कर आए हैं कि खालिस पानी की पीएच 7 होती है, पीएच न्यूट्रल होती है। अब आते हैं जी, पीएच 1 रखने वाला सोल्यूशन पीएच 2 रखने वाले सोल्यूशन से कितने गुना ताकतवर होता है। तो बच्चों आपको याद होगा कि मैंने जब ये उन्वान आपको पढ़ाया था ना, मैंने बड़ी तफसील में आपको बताया था कि चूंकि पीएच जो है ना वो एक लॉगरिथमिक चीज है, इसलिए 2 पावर्स के दरमियान हमेशा जो फर्क होता है ना वो 10 का फर्क होता है। तो याद रखिएगा कि पीएच 1 और पीएच 2 जो है उनके दरमियान जो फर्क है वो 10 गुना का फर्क है। तो पीएच 1 वाला जो सोल्यूशन है उसकी पीएच 2 वाले के मुकाबले में 10 गुना ताकतवर होगी पीएच ज्यादा। जी, तो बच्चों आते हैं 10वें सवाल की तरफ, जिसमें पूछा जा रहा है कि मंदरजा झैल की तारीफ बयान करें। बेसिक सॉल्ट। तो बच्चों बेसिक सॉल्ट क्या होता है? हमने पढ़ा था कि ऐसा सॉल्ट जो पॉली हाइड्रोक्सी बेस की एसिड के साथ नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों?
कि हमारे पास एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेस होती है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है एक से ज्यादा OH होते हैं उसके अंदर। मिसाल के तौर पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो इसमें 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स होते हैं। अगर हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, HCl के साथ, एक एसिड के साथ, तो HCl में चूंकि एक ही H है, तो एक ही H जो है ना वो एक ही OH को जो है वो वहां से खारिज कर सकेगा, जिसकी वजह से 2 OH इसके अंदर बाकी रह जाएंगे और एक जो Cl है ना वो इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो ये जो सॉल्ट बना है, चूंकि ये नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन से बना है, इसलिए ये बेसिक सॉल्ट है। और इसके लिए एक दफा आप जो लेक्चर मैंने पढ़ाया था उसको फिर से देख लें। अब आते हैं अगली जो किस्म है कि नॉर्मल सॉल्ट कौन सा है। तो बच्चों नॉर्मल सॉल्ट वो है जिसमें मुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, ये एसिड और बेस की मुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, यानी सारे H और सारे OH जो हैं वो क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, एक दूसरे से मुंतकिल हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर हमारे पास HCl है और उसका रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाते हैं, तो एक ही H है, एक ही OH है, जैसे ही एक दूसरे की जगह लेंगे इससे बन जाएगा NaCl और पानी। और इसकी निशानी क्या है, इसकी निशानी ये है बच्चों के बनने वाले सॉल्ट में ना हमें H नज़र आ रहा है ना OH नज़र आ रहा है, तो ये होता है नॉर्मल सॉल्ट। लेकिन यहाँ पे आप देखें आपको OH अंदर नज़र आ रहा है, तो बनने वाले सॉल्ट के अंदर अगर H या OH हो तो वो जो है वो एसिड या बेसिक सॉल्ट होता है बिल तरतीब। लेकिन अगर बनने वाले सॉल्ट के अंदर ना ही H हो ना ही OH हो तो वो नॉर्मल सॉल्ट होता है। तो ये आपके पास इसका जवाब है। अब आते हैं 11वें सवाल की तरफ। Na2SO4 जिसका नाम है सोडियम सल्फेट, तो ये है सोडियम सल्फेट। वो कह रहे हैं कि सोडियम सल्फेट जो है ना वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, तो ये सल्फेट है। सोडियम सल्फेट एक न्यूट्रल सॉल्ट है या नॉर्मल सॉल्ट है, जबकि NaHSO4 ये है सोडियम बाइसल्फेट। इसके बच्चों दो नाम है, इसे सोडियम बाइसल्फेट भी कहते हैं और इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, दो नाम है। तो बच्चों आप देखें ये सोडियम बाइसल्फेट है। अब मैं अगर आपको सोडियम सल्फेट की मिसाल दूं तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 है। अच्छा, अगर मैं इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करवा देता हूँ, फर्ज करें कि मैं इसका रिएक्शन करवा देता हूँ एक बेस के साथ, किस बेस के साथ करवाता हूँ, मैं करवा देता हूँ जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम की बेस के साथ करवा देता हूँ। अच्छा, अब जरा गौर करो, ये रिएक्शन अगर बिल फर्ज हो गया, हम मानते हैं कि जी रिएक्शन हो गया, लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ OH तो है लेकिन यहाँ पर हमें किसी जगह पर H नजर नहीं आ रहा, यानी इसकी हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो न्यूट्रलाइजेशन है ना वो नहीं हो सकती, क्योंकि वो पहले से ही न्यूट्रलाइजेशन इसकी नहीं हो सकती, वो पहले से न्यूट्रल है, तो इसकी न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो सकती। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल सॉल्ट, क्योंकि उसकी न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो सकती है, ना उसके अंदर H है ना उसके अंदर OH है। लेकिन अगर हम बात करें सोडियम बाइसल्फेट की जिसका फॉर्मूला है NaHSO4, और अगर मैं इसका रिएक्शन करवा देता हूँ, फर्ज करो मैं इसका रिएक्शन करवा देता हूँ किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बच्चों जैसे ही मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाऊंगा, यहाँ से ये H और यहाँ से ये OH क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे और पानी बना देंगे, और जबकि यहाँ से बन जाएगा Na2SO4 और साथ में ये बना पानी। तो चूंकि इसके अंदर हमें हाइड्रोजन नजर आ रहा था बच्चों, तो हाइड्रोजन अभी भी यहाँ से खारिज हो सकता है। इसका मतलब है कि इसकी ये जो है सोडियम बाइसल्फेट, इसकी न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है। तो चूंकि अभी इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन की गुंजाइश बाकी है, तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है। चूंकि इसके अंदर अभी तक न्यूट्रलाइजेशन की गुंजाइश बाकी है, लिहाजा ये तो हो गया एक एसिडिक सॉल्ट। लेकिन चूंकि इसकी न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो सकती है, इसमें कोई H हमें नजर नहीं आ रहा, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। तो बच्चों यहाँ तक हमने 11 सवाल जो हैं वो कर लिए हैं। इंशाल्लाह अब अगले ही हिस्से के अंदर हम बाकी के सवालात को भी हल कर लेते हैं। तो मिलते हैं अगले हिस्से में।
जी, तो बच्चों आज हमने मश्क को हल किया है बाब नंबर 10 की, और हमने देखा कि काफ़ी लंबी थी, लेकिन बहरहाल एक दफ़ा दोबारा हमने पूरे बाब को फिर से कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।